Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about theory of positive emotions. This is unit 6 of block 2 MPCE 046. That is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. This video is for you guys. First part already मैं डाल चुकी हूँ. ये second part है इसका जहाँ पे हम theory of positive emotions के बारे में बात करेंगे. बारबारा फ्रेडरिक्सन इन्होंने ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशंस ये प्रपोज की थी और इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो कैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हमारी साइकी को चेंज करते हैं, कैसे हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को चेंज करते हैं एंड कैसे हमारा थॉट प्रोसेस हमारी फिजियोलॉजिकल बिहेवियर पे डिपेंड करता है या फिजियोलॉजिकल बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे थॉट्स पे. दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है बट यहाँ हम थॉट्स को फिजिकल रिएक्शन से कनेक्ट करने की बात करेंगे. सो नंबर 1 इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं इनकी थ्योरी में, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पॉइंट है पॉजिटिव इमोशंस इलिसिट मोर कॉग्निटिव रेस्पॉन्सेज. पॉजिटिव इमोशन से हमारा जो थॉट्स, हमारा जो दिमाग में थॉट प्रोसेस है वो बहुत सारे रिएक्शंस देता है, बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हमें देता है, मतलब इट इज़ बेनिफिशियल. सो इन्होंने उससे रिलेटेड हमें को एक बात बताई है. वो क्या है, जैसे कि जब भी हम नेगेटिव इमोशंस को शो करते हैं सो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव इमोशन है तो फिज़िकल रिएक्शंस भी होंगे और वो जो हमारे फिज़िकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. लेकिन जैसे कि अगर आपको कहीं से थ्रेट समझ में आता है तो थ्रेट में आप 3 तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो: फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज़. फ्रीज़ बहुत कम चांसेस में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ना भागने की संभावना है ना लड़ने की संभावना है. तो उसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन होता है वो फ्रीज़ ऑप्शन होता है, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ बात नहीं की बट मैं अपनी इन्फॉर्मेशन से बता रही हूँ, अपने नॉलेज से बता रही हूँ. बट बाकी जो 2 हैं, फाइट और फ्लाइट, अगर आपको लगता है कि सामने वाले से मैं लड़ के जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ या 50-50 प्रोबेबिलिटी है तो भी आप लड़ते हैं. और आप फाइट, ये तो हो गया फाइट मोड. और फ्लाइट मोड होता है जब आप भाग जाते हैं, जब आपको पता है कि सामने वाले से मैं लड़के हरगिज़ नहीं जीत सकता या आप सबमिसिव हो जाते हो, है ना. तो वो हो जाता है कि फ्लाइट, भाग गए. हमें जान छुड़ा के भागना ही, जैसे शेर आया आपके सामने तो आप क्या करोगे, आप भाग ही जाओगे ना, आप उससे लड़ने की कोशिश तो करोगे नहीं क्योंकि आपको मालूम है भागने से जान बच जाएगी, चोट भी नहीं आएगी. और फाइट आप कहाँ करते हो, जब आपको पता है आपसे छोटा एनिमल है, सपोज आपके आपके सामने कोई कैट है और वो आप पे अटैक करना चाह रही है, तो आपको पता है कि आप इसको हरा सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप फाइट करोगे. सो हमारा जो टेंडेंसी होता है किसी सिचुएशन, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारा जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं नेगेटिव इमोशन को लेकर वो लिमिटेड होते हैं और स्पेसिफिक होता है, या इधर यू फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, यही होते हैं और इसके अलावा होते नहीं है. लेकिन लेकिन इन सब के पीछे रीज़न क्या होता है, हम क्यों करते हैं, हम फाइट क्यों करते हैं, हम फ्लाइट वाले मोड में क्यों आ जाते हैं. इसके पीछे प्राइमरी फोकस होता है सर्वाइवल. हम अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं. दैट इज़ वाई इट हैपन्स ना. इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं इसमें. पॉजिटिव इमोशन की बात करें तो ये एक मोमेंटरी थॉट एक्शन रिपर्टायर होता है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे कॉग्निटिव रेस्पॉन्सेज आते हैं जब हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं. जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करता है. और लेकिन जब हम नेगेटिव इमोशंस को कैरी करते हैं तो हमारे जो फिज़िकल रिएक्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं. सो जब ऑब्वियसली यानी कि फ़ायदा किस में है, अगर आपके पास पॉजिटिव इमोशंस के साथ आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है तो पॉजिटिव इमोशन आर मोर बेनिफिशियल. नेगेटिव इमोशन से कम कम ऑप्शंस होते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है. सो जब इस तरह से होता है सो हमारे पॉसिबल बिहेवियरल ऑप्शंस भी हमारे पास ज़्यादा होंगे अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग भी, कॉग्निटिव रेस्पॉन्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव इमोशन के साथ. तो ऑब्वियसली कि आपके बिहेवियरल ऑप्शंस भी आपके पास ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जब आपके नेगेटिव इमोशन होते हैं. नेगेटिव इमोशन पे लिमिटेड बिहेवियरल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन पॉजिटिव सोचने में ज़्यादा बिहेवियरल ऑप्शंस होते हैं.
सो नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, और भी अगर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशन में डिफरेंशिएट देखेंगे तो ये भी डिफरेंसेस आप देखेंगे कि जो नेगेटिव इमोशंस के इफेक्ट होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं वो शॉर्ट टर्म होंगे, एंड वो इमीडिएट जो इमिनेंट थ्रेट है, मतलब एकदम से आपके सामने जो थ्रेट है उससे ही फाइट करने के लिए बना होता है, उसी को ही फेस करने के लिए। वो इमोशंस की वजह से जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस आते हैं वो उसकी वजह से आते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उसका जो असर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, और ये बहुत टाइम तक चलता है, और ये हमारे वेलबींग को भी प्रमोट करता है। Now, second point of broaden and build theory of positive emotions is broadening effect of positive emotions. जो positive emotions होते हैं उसका broadening effect भी होता है। जैसे कि जब आपके पास positive emotions होते हैं, so वो associated होता है thought action repertoires, मतलब कि जो हमारे प्रोसेस है, हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो वाइडन हो जाते हैं, हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, हम डाइवर्स थिंकिंग कैरी करने लग जाते हैं अगर हम पॉजिटिव इमोशंस को रखते हैं। सो पॉजिटिव इमोशंस जो है वो किसी भी अब इमीडिएट या फिर फ्यूचर एक्शंस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में सोचने में हेल्प करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगते हैं कि एट प्रेजेंट आपको क्या करना है, जो भी एक्शंस लेने हैं अभी, एंड देन फ्यूचर में आप क्या कैसे एक्शन लेना चाहते हैं। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो आपका जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है व्हेन यू हैव पॉजिटिव इमोशंस, एंड जो आपकी थिंकिंग है वो क्रिएटिव एंड डाइवर्स हो जाती है। आप अलग अलग एक्शंस पे इन्वॉल्व हो जाते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ बुक का पढ़ लें या ऐसे ही देखें कि जब आपने कोई पॉजिटिव चीज़ सुनी होती है किसी के बारे में, तो आप भी अपने बारे में कुछ चीज़ें पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, मेरे पास भी ये वाले ऑप्शंस हैं, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। लेकिन जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि मुझसे तो होना ही नहीं है, मेरे तो साथ ये हुआ है वो हुआ है, सो आपके आपकी जो विजन होती है वो टनल विजन हो जाती है। आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो आपको और आगे का सोचने ही नहीं देते। जैसे कि सपोज आप अगर किसी से आपकी लड़ाई हो रही है तो बहुत सारे लोग अगर आपको रोकने भी आते हैं तो आप किसी की नहीं सुनते, आप सिर्फ अपनी खुद की सुन रहे होते हैं। आप तो अपनी सुन के और कुछ ना कुछ एक्शन कर डालते हैं। लेकिन जब आप उसी सिनेरियो को शांत दिमाग से बैठ के सोचते हैं तब आपको लगता है हाय मेरे पास ये वाले ऑप्शंस भी थे, मैंने उन लोग दूसरों की सुनी क्यों नहीं, दूसरे लोग मुझे बोल भी रहे थे लेकिन मैंने सुना ही नहीं, मेरी गलती है ना। सो नेगेटिव इमोशंस जब आपके साथ होते हैं तो आपका जो थॉट्स एंड फोकस जो होते हैं वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशन की तरफ चला जाता है। बिकॉज ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हमारे सबके अंदर होती है। लेकिन हमेशा ही सर्वाइवल दाव पे नहीं लगा होता, हमेशा आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो रही होती है सिचुएशन। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों पे भी नेगेटिव इमोशंस को कैरी करने लगते हैं और फिर आप रिएक्ट कर जाते हैं जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देती है आपके लिए भी एंड आपके फ्यूचर के लिए भी। सो दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पहचानना कि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो टनल विजन कर देते हैं। टनल विजन का क्या मतलब है कि आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हो, आप अपनी जो विजन है उसको डाइवर्स नहीं करते हो, आपको चारों तरफ का कुछ दिखाई नहीं देता है, पेरिफेरल विजन आपकी खत्म हो जाती है। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हो इसका जस्ट उल्टा होता है, यू विल हैव पेरिफेरल विजन इंक्लूडिंग टनल विजन, मतलब दोनों चीज़ें आपके अंदर होती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव इमोशन जो है वो हमारे रेस्पॉन्सेज को ब्रॉडन कर देता है, हमारे आइडियाज़ एंड एक्शन को भी ब्रॉडन कर देता है। तो इसीलिए पॉजिटिव इमोशंस कैरी करना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने यहाँ पे यही चीज़ बताया है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि नेगेटिव इमोशन जो होते हैं वो हमारे थॉट्स फोकस को लिमिटेड कर देते हैं, हमारी टनल विजन हो जाती है। और जब जैसे कि मैंने बताया ही अभी कि जब आप एंग्री होते हो तो क्या होते हैं और बाद में आप रियलाइज़ करते हो। Now, third point of broaden and build theory of positive emotion is positive emotion help build resources. So, जब भी आप पॉजिटिवली सोचते हैं तो ये आपके इफ़ेक्ट्स को, इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ब्रॉडन होता जाता है, यानी कि आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, आपके वेलबींग
एनहांस हो जाती है। वो कैसे होता है, इन्होंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो आपको अच्छा फील करवाते हैं। फ्रेडरिक्सन ने ये भी बताया कि जो पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रिसोर्सेज को बिल्ड करने में। और इससे हमारी जो फंक्शनिंग है और वेलबींग है वो भी एनहांस हो जाती है। सो वो कैसे होती है, यहाँ पे अगर आप देखें, एक लॉजिक देखें कि जैसे सपोज आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा आप अगर आप गुड फील कर रहे हैं, आप लव्ड फील कर रहे हैं, तो आपके थॉट्स ब्रॉडन हो जाते हैं। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस आप अपनी चीज़ों को अच्छे से आगे रख पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको भरोसा होता है खुद के ऊपर एक तरह का। आपकी वेल-बीइंग एनहांस हो जाती है, आप ज़्यादा प्लेफुल होते हो। इन टर्न जब आप ऐसा अच्छा फ़ील कर रहे होते हो तो आप लोगों से मिलते-जुलते हो, आप लोगों से कनेक्ट होते हो, आप लोगों से अच्छी बातें करते हो। और जब लोगों से आप अच्छी बात करते हैं, तो लोगों को भी आपके साथ अच्छा लगने लगता है। और उनके साथ जब अच्छी चीज़ें करने का डिसीज़न लेते हैं, आप उनके साथ मिलके कुछ और प्रोग्रेसिव सोचते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, वो कनेक्टेड फ़ील करते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, और आपके जो रिसोर्सेज़ हैं वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज़ आप जब लोगों से अच्छे पॉज़िटिवली कनेक्ट होते हैं तो वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो वो आपका भला करते हैं, आप उनका भला करते हैं तो वो आपका भला करते हैं। तो इस तरह से एक केयर एंड शेयर वाला रिलेशनशिप डेवलप हो गया होता है। एंड उससे क्या होता है, आपको और पॉज़िटिव इमोशंस फ़ील होते हैं एंड उनको भी पॉज़िटिव फ़ील होते हैं इमोशंस। सो इस तरह से एक फीलिंग ऑफ जॉय एंड लव्ड वाली फीलिंग आने लगती है, वांटेड वाली फीलिंग आने लगती है। और ये पॉजिटिव इमोशंस है, ये फिर एक स्पाइरलिंग इफेक्ट कैरी करने लगता है। आप पॉजिटिव, है ना, फिर वो जिससे कनेक्ट होंगे वो पॉजिटिव, तो एक तरह से सब सब पॉजिटिव होते जाते हैं, एक स्पाइरलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इसको, ये जो टर्म है स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन, या पॉजिटिव इमोशन की वजह से जो स्पाइरलिंग इफेक्ट आते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्ड स्पाइरल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। ओके। सो अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में अपवर्ड स्पाइरल ऑफ पॉजिटिव इमोशन का क्या मतलब है, तो आपको ये लिखना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिव होने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, आप दूसरों को भी पॉजिटिव बना देते हो, क्योंकि वो जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो उनको भी होप नज़र आने लगती है, उनको भी रिसोर्सेज दिखने लगते हैं, आपके भी रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, आप जितने लोगों से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हैं आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, आप जब पॉजिटिव होते हो आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो। यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है मदर एंड डॉटर का, कि मदर ने अपनी बेटी को डांट नहीं लगाई एंड कि वो ढंग से खाती नहीं है, और तो वो बच्ची खुशी खुशी स्कूल जाती है, और और आगे भी खुश रहती है क्योंकि उसको डांट नहीं पड़ी माँ से। उसके बाद लेटर जब वो स्कूल से वापस आती है तो अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी कंसर्न है वो अपनी माँ से शेयर करती है। तो जब आप किसी से शेयरिंग करते हो अपनी चीज़ों के बारे में, आप उनके कंसर्न्स के बारे में बात करते हो, तो क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ थॉट्स एंड एक्टिविटीज़, ये ब्रॉडन कर देता है आपके थॉट्स को भी और आपकी एक्टिविटीज़ को भी। वो खुश थी इसीलिए उसने कोशिश की कि वो अपने कंसर्न्स को शेयर कर सके अपनी माँ के साथ, और जब वो शेयर करती है तो उसकी माँ उसके साथ बैठ के उससे डिस्कस करती है कि क्या हम एक्शन कर सकते हैं जो भी उसके कंसर्न्स हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, जब आपने शेयर किया तभी तो आपको रिसोर्सेज बिल्ड हुए, आपको सपोर्ट फील हुआ, आपको केयर फील हुई, आपको अटैचमेंट हुआ अपनी मदर के साथ। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा फ़ील हुआ तो आपने फिर पॉज़िटिव इमोशंस एक्सपीरियंस किए, वो बेटी ने पॉज़िटिव इमोशन एक्सपीरियंस किया, मदर ने भी पॉज़िटिव इमोशन एक्सपीरियंस किया। अब उसको चिंता नहीं है, माँ को पता है कि बेटी सब कुछ बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो वो क्या हुआ, ये देखिए पूरी साइकिल बताई है। पॉज़िटिव इमोशन से ब्रॉडनिंग हुई, ब्रॉडनिंग कैसे हुई कि वो उसने अपने बारे में बताया, पॉज़िटिव सोचा एंड उसके बाद अपने जो चिंताएँ हैं वो शेयर की। बिल्डिंग रिसोर्सेज़ जब शेयर की तभी उसको बाकी रिसोर्सेज़ के बारे में पता चला कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। जब उसने रिसोर्सेज़ को बिल्ड कर लिया, उसकी माँ ने उसको सजेस्ट किया कि ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। माँ को भी पॉज़िटिव फ़ील हुआ कि हाँ, मेरी बेटी मुझसे कनेक्टेड है, मुझे कुछ समझती है ना? सो इस तरह से पॉज़िटिविटी टू पॉज़िटिविटी कनेक्शन बना, और उससे क्या हुआ, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आई। ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम अप टू योर लिमिट जो आप कर सकते हो वो फंक्शनिंग हो गई। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग भी प्रमोट हो गई। नाउ लास्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इमोशंस कैन अनडू द नेगेटिव इमोशंस। ये लास्ट पॉइंट किसका है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ
पॉजिटिव इमोशंस। सो फ्रेडरिक्सन ने ये भी बताया कि अगर आप पॉजिटिव इमोशंस कैरी करते हो तो नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही अंडू हो जाते हैं। कैसे अंडू हो जाते हैं? जैसे कि अगर सपोज आप जॉयफुल फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो क्या आप उसके साथ साथ नेगेटिव भी फील कर सकते हो, आप सैड भी फील कर सकते हो। तो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप खुश हो सकते हो या आप दुखी हो सकते हो। आप खुशी के साथ साथ दुखी नहीं हो सकते। सो इन्होंने यही बताया कि पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं वो एबिलिटी होती है जो हमारे नेगेटिव इमोशंस को निगेट कर देती है, उसके असर को कम कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप दुखी हैं तो आपको खुश रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप दुखी होने की वजह से जो आपके ऊपर आपकी बॉडी पे जो उसका असर पड़ रहा है, उसको कम किया जा सकता है अगर आप उसी सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दें। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस जो है ये एक साथ नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको दिया, अगर आप डर रहे हैं तो आप डरे हुए रिलैक्स्ड नहीं हो सकते, आपका हार्ट रेट अलग ही होगा। सो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसमें पॉजिटिव इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट है, सो उससे क्या होगा कि आपके जो फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज हैं वो भी उसी से इंड्यूस होकर पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर आपके नेगेटिव इमोशंस हैं तो उससे जो इंड्यूस्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस, वो देखने के लिए मिल जाते हैं। उसका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पुअर हो जाती है अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा रहते हैं। सो पॉजिटिव इमोशंस में ये कैपेबिलिटी होती है जो इसको निगेट कर सके। सो कॉन्शियसली अगर आप पॉजिटिव इमोशंस के साथ एंगेज होते हैं तो आप नेगेटिव इमोशन को काउंटर कर सकते हैं। एक लोसाडा रेशो करके एक रेशो आया था जो अब वैलिड नहीं माना जाता, लेकिन एक थ्योरी की गई थी जो अब वैलिड नहीं है, बट देन फिर भी जो है वो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आ सकता है। इसको क्रिटिकल पॉजिटिविटी रेशो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो रेशो है उसमें ये बताया है कि अगर आपको नेगेटिव इमोशन को कम करना है तो दोनों का कितना पॉजिटिव इमोशन का प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है इस रेशो में। जैसे कि इन्होंने जो रेशो बताया था वो बताया था 2.9 पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशो, मतलब कि आपको ओवरऑल अगर आप अप्रॉक्स करें 2.9 का तो वो 3 आता है। सो अगर आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन है तो उसके बदले आपको 3 पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके आप नेगेटिव इमोशन के असर को ख़त्म कर पाएंगे। मतलब कितना पावरफुल होता है नेगेटिव इमोशन। आप देखो कि आपको 3 पॉजिटिव इमोशंस चाहिए होंगे नेगेटिव इमोशन को कम करने के लिए। सो इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि कैसे, जैसे कि अगर आपके अंदर 3 नेगेटिव इमोशंस हैं तो आपको 9 पॉजिटिव इमोशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेशो का मतलब होता है 3 गुना, 3 नहीं, +3 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करके। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास आपके अंदर 3 नेगेटिव इमोशन है तो आपको 9 पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने पड़ेंगे उससे फाइट बैक करने के लिए। हाउएवर लेटर ऑन ये लोसाडा रेशो, जिसे हम क्रिटिकल पॉजिटिविटी रेशो भी कहते हैं, वो फ्लॉड निकला, फ्लॉड मैथमेटिकल एनालिसिस निकला और बाद में इसको डिक्रेडिट कर दिया गया, डिस्क्रेडिट किया और विड्रॉ भी कर लिया गया। बट देन ये भी थ्योरी एक बार हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है। सो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं पॉजिटिव इमोशन का, सो इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होते हैं, आपकी वेलबींग ऑप्टिमल हो जाती है। आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को जब कैरी करते हैं तो ये आपको किसी और लेवल तक लेके जाता है, आपकी वेलबींग को। आप ज़्यादा अच्छा करने लगते हैं। लेकिन लेकिन ये कि अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को कैरी करते हैं तो वो आपको हार्म भी कर सकता है। हार्म क्यों कर सकता है? हार्म इसलिए कर सकता है क्योंकि हमारे नेगेटिव इमोशन का एक रोल होता है। ये हमारे हमारे अंदर रिज़िलियंस को पैदा करता है नेगेटिव इमोशन। ये हमारे साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी पैदा करता है। इसीलिए कंप्लीटली नेगेटिव इमोशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। हमेशा 100% पॉजिटिव भी होना खतरे की बात है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन जो है वो हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। सो इसीलिए नेगेटिव इमोशन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस्ड होना चाहिए। ये दोनों बैलेंस्ड हमारे अंदर होना चाहिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। सो बैलेंस्ड कैसे की जाए? अब क्या इसके ऊपर भी स्टडी हुई है कि किसके लिए कितना? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं और आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या-क्या हैं। जो हमेशा जॉयफुल रहता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ही जॉयफुल है, सो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है।
सो उसको नेगेटिव इमोशंस पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा अटेंशन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो वो हो सकता है खतरे को भांप भी ना पाए जब वो खतरे में हो। सो इसीलिए एंड जो नेगेटिव होते हैं उनको ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव के चश्मे से देखेगा। सो इसीलिए इन्होंने बोला है कि अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को आपको बैलेंस्ड रखना है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, एंड वो डिपेंड करेगा कि आपका पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा है और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं। सो फ्रेडरिक्सन की जो ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशंस है, इसको हमने आज समझ लिया, एंड इसके 4 पॉइंट्स थे, आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से, एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, एंड अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस को। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी कि शेयर करें मेरी वीडियोस को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।